हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे निफ्टी ऑटो का यानी इंडियन ऑटो सेक्टर का, और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या सिनारियोज बन रहे हैं आने वाले टाइम पर। ठीक है ना। ये एक प्योरली एजुकेशनल वीडियो होगा जिसमें हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग एनसीएल फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं टेक्निकल एनालिसिस करने में। तो प्लीज़ आप यहाँ से कोई भी बाई या सेल सिग्नल लेने की कोशिश ना करें और किसी भी प्रकार से अपने डिसीजंस को यहाँ से मैनिपुलेट ना करें। ठीक है, इसको सिर्फ एजुकेशन के लिए देखें। तो शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास निफ्टी ऑटो इंडेक्स का ग्राफ है जो कि मंथली टाइम फ्रेम में खुला हुआ है। हम लोग 6 मंथ में चलते हैं एनालिसिस करने के लिए। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा ग्राफ एक कर्व पैटर्न में मूव कर रहा है बजाय कि एक ट्रेंड लाइन के। ठीक है ना। तो कर्व के लिए हम कर्व ड्रॉ करेंगे लेकिन साइक्लिकल लाइंस की मदद से। ओके। तो जो हमारे बॉटम्स होते हैं, बॉटम टू बॉटम मैच करके हम साइक्लिकल लाइंस को ड्रॉ करते हैं ताकि हमें इक्वल इंटरवल्स मिल जाएं। ओके। फिर शुरुआती 3 साइक्लिकल लाइंस की मदद से हम लोग कर्व के 3 पॉइंट्स को मैच करते हैं इस प्रकार से और कर्व को ड्रॉ करते हैं। ओके, ठीक है। तो मैंने बॉडी क्लोजिंग पर कर्व को मैच किया है। ठीक है। साथ ही हम हाइज को टच करता हुआ एक और कर्व बना सकते हैं। तो मैं इसकी कॉपी करता हूं। ओके। सेम सिक्लिकल लाइंस को रहने देंगे और इसे मैच करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। इसमें हम लोग टॉप्स को जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो दोनों कर्व ड्रॉ करने के बाद हम लोग साइक्लिकल लाइंस को हटा सकते हैं। तो कुछ कुछ हमें एक ऐसी पिक्चर देखने को मिलेगी। ओके। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि इंडेक्स हमारा अभी कर्व के टॉप को टच कर रहा है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट मूव जो एक्सपेक्टेड हो सकता है वो इस बॉटम वाले कर्व को टच करना हो सकता है। ठीक है ना। तो इसको कंफर्म करते हैं अलग अलग तरीकों से, देखते हैं कि कितने एविडेंस हम लोग जमा कर पाते हैं इस मूव को वैलिडेट करने के लिए। ओके। तो सबसे पहले मैं डिमांड और सप्लाई को मेजर करता हूँ। ठीक, सिंपल रेक्टेंगल टूल का यूज़ करके सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी हमें डिमांड देखने को मिली है। ठीक है। इसके बाद दूसरी डिमांड हमें यहाँ से यहाँ तक मिली है जिसने टच किया है कर्व को। देन थर्ड डिमांड इज हियर। ओके। अब देखो, अगर इन तीनों डिमांड को मैं एक साथ रख दूं तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि हमारी डिमांड में एक्सपेंशन हो रहा है ना। देखो, पहले कम थी, फिर बढ़ी, फिर और ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है ना। और यहाँ पर एक डिमांड में इम्बैलेंस देखने को भी मिल रहा है, मतलब कि पहले जो डिमांड थी इसके हाफ के पास भी नहीं थी, फिर जो दूसरी डिमांड आई वो आखिरी डिमांड के हाफ तक है लगभग। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा इम्बैलेंस है, जबकि होना क्या चाहिए था कि ये भी हाफ होती, एक सिमेट्री अगर होती इसमें। तो थोड़ा सा सिमेट्रिकल नहीं है, इम्बैलेंस है, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। फिलहाल जो करंट सिनारियो है हम देख सकते हैं कि ये एक एक्सपेंडिंग डिमांड है, यानी कि मैं अगर यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करूँ तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि डिमांड एक्सपेंड हो रही है। ओके। सिमिलरली अगर मैं सप्लाई को भी मेजर करूँ शुरू से, जैसे यहाँ पर हमें पहली सप्लाई मिली थी, देन दूसरा करेक्शन हमें यहाँ पे मिला है, और तीसरा जो एक्सपेक्टेड करेक्शन है वो ये हो सकता है। ठीक है ना। तो इन तीनों को भी मैं ऐसे मैच करता हूँ। देखो, डिमांड के मुकाबले सप्लाई में थोड़ा सा कम इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है ना। यहाँ पर इसके हाफ के ये थोड़ा सा करीब था और यहाँ पर भी हाफ से थोड़ा सा पास है ना। थोड़ा सा इम्बैलेंस है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हैं दोनों के दोनों डिमांड और सप्लाई एक्सपेंडिंग फेज में। ठीक है, दोनों के दोनों एक्सपेंड कर रहे हैं, यानी कि ज़्यादा डिमांड आती है और ज़्यादा सप्लाई आती है, फिर ज़्यादा डिमांड आती है फिर और ज़्यादा सप्लाई आती है। गेटिंग, हमें ऐसा पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो जो ये वाला मूव है इसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इस वाली सप्लाई से हमें ज़्यादा सप्लाई देखने को मिलेगी यहाँ पर। ठीक है ना। तो इन्हें हम लोग साइड कर देते हैं फिलहाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इन्हें हाइड कर लेते हैं। अब हम लोग ड्रॉ करते हैं चैनल को। ठीक है, एनसीएल में हम लोग चैनल्स की ही मदद से पूरी एनालिसिस करते हैं। ओके। तो क्लियरली हमें दो बॉटम दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि पहली जो ये डिमांड आई थी इसका बॉटम यहाँ पर है और दूसरी जो डिमांड आई है उसका बॉटम यहाँ पर है। ठीक है ना। तो यहाँ से मैं चैनल ड्रॉ करता हूँ। तो इसे 6 बैंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है ना। तो कुछ कुछ ऐसा हमारा चैनल दिखाई देगा। ठीक है। तो इसको एनालाइज करने से पहले मैं आपको चैनल्स के बारे में थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ एनसीएल में हम कैसे चैनल्स का यूज़ करते हैं। तो लेट्स से हमारे पास 2 बैंड का एक चैनल है। ठीक है ना। ये मीडियन है और इसके अंदर हमारा स्टॉक मूव कर रहा है। तो पहला रूल है कि हमारी जो डिमांड और सप्लाई होती है वो दो दो बार रिपीट होती है चैनल के अंदर। ठीक है ना। तो डिमांड आई, सप्लाई आई, डिमांड आई, सप्लाई आई, सबसे बेसिक जो सिनारियो होता है। ठीक है ना। तो ये वाली डिमांड इससे मैच करती है, ये वाली सप्लाई इससे मैच करती है। ओके। जब ऐसा हो जाता है तो इसके बाद चैनल का ब्रेकआउट होता है, या तो
ऊपर के लिए ब्रेकआउट हो जाएगा या तो यहीं से नीचे के लिए ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है। तो जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद जो सप्लाई या डिमांड आती है वो चैनल के हाइट के बराबर आती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लेट्स से इस चैनल की हाइट इस 2 बैंड के बराबर है, तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है तो ये 2 बैंड नीचे तक ब्रेकआउट देगा, यानी कि ये वाली सप्लाई यहाँ पर डबल हो जाएगी, ठीक है ना। और अगर यहाँ पर हमें एक रीटेस्ट मूव देखने को मिलता है, लेट्स से यहाँ पर ये सप्लाई वापस हाफ तक जाती है और यहाँ से ब्रेकआउट होता, तब हमें यहाँ तक देखने को मिलती, क्योंकि 2 बैंड यहाँ पे कंप्लीट होते। तो इस प्रकार से मूव करता है स्टॉक, है ना। अगर यहाँ से हमें ऊपर के लिए ब्रेकआउट मिलता तो यहाँ पर तक ही हमें डिमांड देखने को मिलती, क्योंकि 2 बैंड यहीं पे कंप्लीट हो जाते। फिर ये हाफ डिमांड लेता और यहाँ से फिर 2 बैंड की सप्लाई देता, 1 और 2, ठीक है ना। क्योंकि 2 बैंड की डिमांड है, 2 बैंड की सप्लाई है, तो ब्रेकआउट भी हमारे बैंड्स के हिसाब से आएगा, है ना। हाफ से आता है अगर, तो 2 बैंड वहाँ से गिनेंगे, अगर एच से आता है तो 2 बैंड वहाँ से गिनेंगे, ठीक है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ करेंगे। तो पहले डिमांड और सप्लाई को समझते हैं। तो अगर हम सिर्फ इन 2 बैंड्स को देखें, जो 1 और 2, ये जो 3 लाइनें हैं, इसे एक चैनल मान लेते हैं, इन्हें भी फिलहाल इग्नोर करते हैं। तो हमारी जो डिमांड है 1, वो यहाँ से शुरू हुई है, डिमांड 1, देन इसकी सप्लाई आई है बॉटम तक, और फिर हमारी दूसरी डिमांड आई है यहाँ टॉप तक। और हुआ क्या है कि यहाँ से ब्रेकआउट हो गया है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं अगर ब्रेकआउट नहीं होता और यहाँ से ये करेक्शन लेता हाफ बैंड तक, है ना, तो इसके बाद जो ब्रेकआउट होता वो हमें यहाँ तक देखने को मिलता, क्योंकि हमारी जो डिमांड थी वो 2 बैंड की थी, और यहाँ से अगर हम डिमांड मेजर करेंगे तो 1 बैंड और 2 बैंड, है ना, नेचुरली यहाँ तक पहुँचता। फिर होता क्या कि हमारे पास जो सप्लाई थी वो इतनी बड़ी थी, 2 बैंड की सप्लाई थी। अब क्योंकि यहाँ पर जो करेक्शन आता वो हाफ बैंड तक ही आता, मतलब कि इतना ही करेक्शन आता, तो इतना करेक्शन और बच जाता, तो यहाँ पर हमें करेक्शन और देखने को मिलता इस जगह पर, ठीक है ना। अगर ऐसा होता तो ये बिल्कुल नेचुरल तरीका होता, है ना। ये तब ये हम कहते कि चैनल कंप्लीट हो गया है। ये चैनल की डिमांड आई, सप्लाई आई, डिमांड आई, और सप्लाई आई, फिर सप्लाई आई, है ना, सप्लाई भी कैंसिल आउट कर गई और इतनी सी डिमांड इस पर एक्स्ट्रा बच गई। यहाँ से एक नया चैनल फिर हम लोग ड्रॉ कर सकते थे, है ना। ऐसा होता, मतलब यहाँ से हम लोग एक नया चैनल ड्रॉ कर सकते थे ऐसे, ठीक है, अगर ऐसा होता। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ है। हुआ क्या है कि हमारी डिमांड ने बिना सप्लाई दिए हुए यहीं से ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, एक ही मूव में ब्रेकआउट दे दिया। तो अगर यहीं से ब्रेकआउट आ जाएगा तो मैंने आपको जो अभी समझाया, यहाँ पर 2 बैंड का हमें डिमांड देखने को मिलेगी, 1 और 2। यहाँ पर 1 और 2 डिमांड थी, तो 2 बैंड की ही हमें डिमांड देखने को मिलेगी ब्रेकआउट के बाद, ठीक है ना। ये जो एक्स्ट्रा हमें यहाँ पे डिमांड दिख रही है ये इम्बैलेंस कहलाता है। जो इम्बैलेंस हमने अभी यहाँ पर प्रूफ किया था ना कि ये थोड़ा सा इम्बैलेंस आ रहे हैं, ये इम्बैलेंस यही है, ठीक है ना। तो चैनल्स में भी हम लोग देख पाते हैं इम्बैलेंसेस को। तो ये जो इम्बैलेंस आया, ये इस इम्बैलेंस की सप्लाई भी एकदम से आ गई, यानी कि ये जो मूव आया ये मूव इनवैलिड था और फिर ये इसको करेक्ट भी कर गया, राइट। यानी कि यहीं तक हमारा मूव वैलिड है, इसके बाद जो है ये इम्बैलेंस है, ओके, क्योंकि ये डिमांड यहाँ पर डबल हुई है, ओके। अब यहाँ पर सबको कन्फ्यूजन होगा कि जो ये वाली सप्लाई है ना वो ये वाली सप्लाई है, क्योंकि दोनों मैच करेंगी, दोनों की हाइट क्या है, सेम है, ये 2 बैंड में है, ये भी 2 बैंड में है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये वाली जो सप्लाई है ना ये इम्बैलेंस के कारण आई है, इसका हाफ पार्ट तो इम्बैलेंस के कारण आया है, और जो हाफ पार्ट है ना वो ये वाली सप्लाई नहीं है, वो है आपकी ये वाली सप्लाई, ठीक है ना। ये कैसे है मैं आपको बताता हूँ। तो इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि जो ये वाली सप्लाई है ना वो यहाँ पर 2 बैंड की नहीं आएगी, एक्सपेंडिंग इफेक्ट के कारण ये बढ़कर आएगी, ठीक है, जो अभी हमने पीछे देखा था, ठीक है ना। दूसरा, अगर मैं घोस्ट कैंडल्स का यूज़ करूँ इस प्रीवियस वाली डिमांड में जो यहाँ से आई थी पूरा यहाँ तक, ठीक है, तो देखो जैसा मैंने अभी बताया था कि चैनल के अंदर हमारी डिमांड 2 बार रिपीट होती है और सप्लाई भी 2 बार रिपीट होती है, राइट। तो यहाँ पर भी हमारी जो ये वाली डिमांड है ना ये यहाँ पे रिपीट होने की कोशिश कर रही है, ओके। तो अगर मैं इसे इससे मैच करूँ तो ये कुछ कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, देखो, राइट। तो देखो लगभग कंसोलिडेशन आया बीच में, जैसे इस वाली डिमांड में कंसोलिडेशन आया था, वो कंसोलिडेशन हमें यहाँ पर देखने को मिला, राइट। फिर ये करेक्शन, जो ये वाला करेक्शन है वो हमें यहाँ पर देखने को मिला लगभग हाफ से, ओके। और अभी हम लोग इस वाली डिमांड से अगर कंपेयर करें, अगर ये मैच हो रहा है, हम लोग इस वाले फेज में हैं, ठीक है ना, ये यहाँ पर हम देख सकते हैं, ओके। नाउ ये मूव हमारे पास पेंडिंग है और यहाँ से फिर एक हम बड़ा करेक्शन देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे अगर हटाएं, ऐसे में मैं अगर कर्व ऑन करूं
तो जो हमारी सप्लाई है ये वाली, वो लगभग कर्व को टच कर रही है, ठीक है ना। एग्जैक्टली नहीं होगा, मे बी यहाँ पर करे, यहाँ पर करे, थोड़ा सा आगे पीछे होगा, लेकिन एक एक्सपेक्टेड मूव हम बोल सकते हैं कि ये वाली चीज़ अगर रिपीट होती है सप्लाई, तो वो कुछ कुछ ऐसी दिखाई देगी यहाँ पर, ठीक है। इन सबको हाइड करते हैं और 6 मंथ में चलते हैं, और एक चीज़ अज्यूम करते हैं कि अभी हमारी ये डिमांड पहली ही डिमांड है, मतलब कि यहाँ से जो डिमांड आ रही है ना, ये पहली ही डिमांड है, मतलब अभी एक बार भी करेक्शन नहीं आया है, इसका एक बड़ा करेक्शन नहीं आया है, ठीक है ना। ऐसा अज्यूम करते हैं। तो ऐसा अज्यूम करके अगर मैं इसके बॉटम को और टॉप को एक चैनल के अंदर बंद करूँ, तो कुछ कुछ ऐसा दिखाई देगा हमें चैनल, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है हमारे कर्व को। अभी मैं प्रीवियस वाला चैनल भी खोल देता हूँ, तो आप देखेंगे कि प्रीवियस वाला चैनल और ये जो बड़ा वाला चैनल है, इसका जो हाफ है, ठीक है ना, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने मार्क कर दिया। यहाँ पर हम लोग एक मार्कर ड्रॉ कर लेते हैं इंटरसेक्शन पे, ठीक है, ओके। और इस चैनल को हाइड कर देते हैं। तो एनसीएल के मुताबिक क्या होता है, किसी भी चैनल में कुछ सिनारियोज होते हैं। देखो, एक डिमांड आई, सप्लाई पूरी भी आ सकती है, हाफ भी आ सकती है, ठीक है ना। लेट्स से पूरी आती है, फिर डिमांड पूरी आ सकती है, हाफ भी आ सकती है। लेट्स से पूरी आती है, फिर डिमांड हाफ आ सकती है और पूरी भी आ सकती है, ठीक है ना। तो हम मोस्टली हाफ वाला केस कंसीडर करके चलते हैं अगर हमारा ट्रेंड स्ट्रांग है तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम पूरा एक्सपेक्ट करते हैं कि पूरी सप्लाई आ जाएगी, तब तो पूरा ऑटो सेक्टर ही एकदम से बैठ जाएगा, है ना। ऐसा तो होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए हम हाफ वाला सिनारियो लेकर चल रहे हैं, जिसमें कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस चैनल के हाफ तक यहाँ पे हमें एक सप्लाई देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, बहुत सी चीज़ों से कन्फर्म हो रहा है। पहला तो हमारा सप्लाई वाला रेक्टेंगल है, ठीक है ना, जो कि हमने एक्सपेंडिंग इफेक्ट से निकाला है। तो फर्स्ट सिनारियो ये है, ये यहाँ पे मैच हो रहा है, ओके। सेकंड, हमारा इस चैनल को अगर एक ही डिमांड माने और इसकी अगर बड़ी सप्लाई आएगी तो इसके हाफ तक आ सकती है, ठीक। तीसरा, हमारा कर्व, क्योंकि हमने एक्यूरेटली ड्रॉ किया है तो कर्व भी यहाँ पर मैटर करता है, ठीक है। और अगला है बार पैटर्न्स, है ना, जो हमने अभी यहाँ पर घोस्ट कैंडल्स ड्रॉ की थी, तो ये भी कंफर्म कर रही है कहीं ना कहीं कि कर्व को टच किया जा सकता है, ओके। तो सब कुछ क्लीन करते हैं, इस सर्कल को रहने देते हैं मार्किंग के लिए, और कर्व भी रहने देते हैं, बाकी सब हटा देते हैं, और हमारा दूसरा कर्व भी खोल लेते हैं, ठीक है। अब सिनारियोज देखते हैं कि क्या क्या बन रहे हैं आने वाले टाइम पे, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम में चलते हैं, और जो रीसेंट स्ट्रक्चर है हमारा, ये जो डबल टॉप जैसा बन रहा है, इस पर हम लोग एक चैनल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो दोनों जो टॉप हैं हमारे पास कन्फर्म्ड, इनको जोड़ते हैं, और कुछ कुछ हमें एक चैनल ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो मंथली में देखो, हमारा अप ट्रेंड है अभी भी इंडेक्स, है ना, इसको डाउन ट्रेंड नहीं बोल सकते। आप शुरू से ही देखेंगे तो अप ट्रेंड यहाँ पे कंफर्म्ड है। इस वाले हाई ने इस प्रीवियस हाई को तोड़ा था, इस हाई ने इस प्रीवियस हाई को तोड़ा है। इवन यहाँ पर भी जो हमारा मंथली टाइम फ्रेम में हाई है, इसने प्रीवियस हाई को तोड़ा है, ठीक है ना। और यहाँ पर कोई मेरे को चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं दिखाई दे रहा है मंथली टाइम फ्रेम में। माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर हो सकता है, या फिर यहाँ पर हो सकता है, तो काफ़ी दूर है अभी, ओके। थोड़ा वीकली में चल के देखते हैं। वीकली में हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर इजीली देख सकते हैं। यहाँ पर हम अगर देखें तो ये बॉटम जो है ये ब्रेक हो गया है, सो दिस इज़ ए माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर हियर, ओके। इसको माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे, यहाँ पे हो गया है, और ये इसका एक रीटेस्ट मूव चल रहा है, ओके, ठीक है। तो सिनारियोज देखते हैं। सबसे पहले एक अपवर्ड सिनारियो बनाते हैं यहाँ पर से ही, ठीक है ना। तो अपवर्ड सिनारियो है कि क्योंकि हमारे ये इस चैनल के हाफ पर ट्रेड कर रहा है, राइट, तो इसके हाफ से अगर स्ट्रेंथ अच्छी हुई, हमारी डिमांड अभी भी और मजबूत होती है ऑटो सेक्टर में, तो यहीं से हमें एक डिमांड देखने को मिल सकती है हाफ से, ठीक है ना। और वो डिमांड अगर ब्रेकआउट देती है इस वाले चैनल का, तो डिमांड कितनी आएगी, इस चैनल की हाइट के बराबर, राइट। तो यहाँ से एक बैंड और दो बैंड यहाँ तक गिनेंगे, तो यहाँ तक हम लोग एक डिमांड एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम पे, ठीक है। ये अपवर्ड सिनारियो है जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर देख लिया है, और जो हमारा ये बड़ा वाला चैनल है ना, इसके हम हाफ को ब्रेक कर चुके हैं, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये इसके पूरे बॉटम को टच करे, ओके। तो इसके कंफर्मेशन के लिए मैं रीसेंट वाले स्विंग पर एक चैनल ड्रॉ करके देखता हूँ, ठीक है ना, इस प्रकार से कुछ कुछ ऐसे बनेगा। इस वाले चैनल को हम लोग हाइड कर देते हैं,
तो इस छोटे वाले चैनल को अगर देखें करंट वाले को, तो यहाँ पर हमें जो डिमांड है 1, देन यहाँ पर हमें एक सप्लाई देखने को मिली है शार्प, देन यहाँ पर एक डिमांड, ये वाली डिमांड यहाँ पे रिपीट होने की कोशिश कर रही है, देन यहाँ से हमें एक सप्लाई देखने को मिल सकती है इधर। तो सिनारियो 2 हमारा होगा कि यहाँ से एक फॉल हमें देखने को मिले, ठीक है ना। तो इसे भी ड्रॉ कर देते हैं, थोड़ा सा मे भी कंसोलिडेट करें पहले, और फिर हमें यहाँ पे एक शार्प फॉल देखने को मिले, ठीक। तो ये 2 सिनारियो हमारे पास रहेंगे आने वाले टाइम पर, ओके। अगर यहाँ पर ब्रेकआउट होता है तो अपवर्ड सिनारियो हम यहाँ से ले सकते हैं इस पॉइंट से, ठीक है। पॉसिबिलिटी है इसकी, क्योंकि जो हमारा रिसेंट वाला चैनल है इसकी डिमांड ने यहाँ पर हाफ पे रीटेस्ट दे दिया है ना। अगर ये यहीं से सक्सेसफुल हो जाता है तो यहाँ से एक डिमांड आ सकती है, अगर एक अच्छा ब्रेकआउट होता है तो। पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, ठीक है। तो इसे हटा देते हैं और यहाँ पर हम लोग एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 सिनारियो रहेंगे, डाउनवर्ड का एंड अपवर्ड का। डाउनवर्ड की प्रोबेबिलिटी हमें ज़्यादा दिख रही है, इसके कन्फर्मेशन ये है कि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है, ठीक है ना। और हम लोग अभी हाफ वाले फेस को तोड़ के रीटेस्ट कर रहे हैं इस बड़े वाले चैनल को, तो मोस्ट प्रोबेबली ये इसको पूरा तोड़े। और अपवर्ड सिनारियो की थोड़ी सी पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन प्रोबेबल है वो भी, क्योंकि जो हमारा सेकंड वाला चैनल था उसकी जो सेकंड डिमांड आई है ना वो थोड़ी स्ट्रेंथ के साथ आई है पहली वाली डिमांड के मुकाबले, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ हो सकती है, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करेंगे। तो जब भी हम एक्सपेक्टेड सप्लाई या एक्सपेक्टेड डिमांड पर पहुंचेंगे तो हम लोग इसकी दोबारा एनालिसिस करेंगे। तब तक इसे यहीं पर रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियोस में, जिसमें हम और सेक्टर्स को कवर करेंगे। और जैसे जैसे हमारी एनालिसिस ट्रू या फॉल्स होती जाएंगी हम लोग फिर उसमें आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। तो हमने एक बड़ा सिनारियो भी मेजर किया हुआ है इस कर्व के बॉटम को टच करने का। तो अगर हमारा इसका डाउनवर्ड सिनारियो ट्रू हो जाता है, जो अपने अभी रिसेंट स्विंग में जाकर देखा, तो फिर हम देखेंगे कि ये किस प्रकार से यहाँ पर आता है और इसके ब्रेकआउट की क्या संभावना बनेंगी इस वाले चैनल की, ठीक है ना। तब हम देखेंगे कि ये हो सकता है कि नहीं, ओके। पहले ही बोलना भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो 2 आपको कर्व दिख रहे हैं ना, इनका एक मीडियन कर्व भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। मैं करके दिखा देता हूँ। तो अगर मैं क्लोन करूँ, थोड़ा अंदाजे से करते हैं, तो इनका एक मीडियन कर्व भी बनाया जा सकता है, राइट। कर्व भी एक प्रकार का चैनल होता है, लेकिन वो कर्व इसलिए बन जाता है क्योंकि हमारा जो स्टॉक होता है वो एक्सपेंशन पैटर्न में मूव कर रहा होता है, राइट। तो जिस प्रकार से एक चैनल की मीडियन वाली लाइन होती है, वैसे ही कर्व्स की भी हम मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। बस ध्यान ये रखना है कि मीडियन वाले पॉइंट्स को टच करे। जैसे यहाँ पर इसने ये बॉटम टच किया है, ये इनके सेंटर से गुजर रहा है, थोड़ा बहुत करेक्ट है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा ये पूरा एकदम यहाँ टच करने को आए, है ना। देख के लग रहा है कि आ जाएगा, लेकिन क्योंकि हमारे पास जिस प्रकार से चैनल्स के अंदर हाफ सप्लाई या हाफ डिमांड का कॉन्सेप्ट है एनसीएल में, वैसे ही वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी काम करेगा कर्व के हाफ में। तो मे बी ऐसा हो कि यहाँ पर आए और यहाँ से फिर हमको एक डिमांड देखने को मिल जाए, है ना। यहाँ से एक नई साइकिल की शुरुआत हो जाए, ये भी हो सकता है, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू।